गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। दोपहर की आप सबको शुभकामनाएं। आज हमने डीपीपी 2 आपको मैंने टेलीग्राम के माध्यम से भेजा था और आप सबने उस डीपीपी 2 को किया भी होगा। तो आज मैं आपको डीपीपी 2 सॉल्व करवा रहा हूं। उससे पहले मैं वापस स्टूडेंट्स को बता देता हूं, ऑनलाइन क्लासेस आज से स्टार्ट होंगी। आप प्ले स्टोर पर जाएं, n.m.classes इस ऐप को डाउनलोड करें और उसके बाद आपको उसके अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री की डेमो क्लासेस मिलेंगी। बायो की क्लासेस 1-2 दिन में स्टार्ट होंगी। आज से केमिस्ट्री और फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस उसके अंदर स्टार्ट होंगी। आप जो स्टूडेंट्स घर से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये कि आप ऑनलाइन पढ़ें और जो आ सकते हैं वो ऑफलाइन आकर पढ़ें। कहीं जितनी भी स्टडी मटेरियल्स होगा वो सब आपको ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी मिलेगा और आप ऐप पर जाकर देखें और आपको सारी चीजें वहां मिलेंगी। नेक्स्ट, आज का डीपीपी अपन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। आज मैंने मॉर्निंग में आप सबको इस तरह से एक डीपीपी दिया टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा। आपके पास ये डीपीपी आ गया होगा इस तरह का। तो अब अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक है वो अपना है विभिन्न परमाणविक मॉडल्स के ऊपर, फंडामेंटल पार्टिकल्स के ऊपर, मौलिक कणों के ऊपर और विभिन्न परमाणविक मॉडल्स के ऊपर अपना आज का जो है वो सेशन है। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने इसीलिए बनाया है कि कैथोड रेस क्या है, क्योंकि लास्ट ईयर जो 2015 था उसमें फर्स्ट ग्रेड में यह पूछा गया कि इसमें से कैथोड किरणों की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। अब क्योंकि ये 11th क्लास जो अपने राजस्थान बोर्ड या एनसीईआरटी की बुक्स चलती है उसके अंदर बेसिक चीज है कैथोड रेस, क्योंकि सबसे पहले कैथोड किरणों की खोज हुई थी और उन्हीं से ही बाद में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। तो कैथोड किरणें क्या है? वास्तव में आपको पता है कि कैथोड से एनोड की तरफ जो किरणें चलती हैं उनको हम कैथोड किरणें कहते हैं। वास्तव में क्या है कि कैथोड किरणें क्या है? ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी हुई है और इन ऋणावेशित कणों को ही आगे चलकर क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन कहा गया। वापिस सुन ले कि सर विलियम्स क्रुक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने देखा कि कैथोड से एनोड की तरफ कुछ अदृश्य किरणें चलती हैं, उन किरणों को कैथोड किरणें कहते हैं। और वास्तव में ये जो कैथोड किरणें हैं ये ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। इन्हीं ऋणावेशित कणों को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा गया कि कैथोड किरणें हैं, तो आप कहोगे कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी हुई है जिन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ध्यान रखें, कैथोड किरणें। अगला क्वेश्चन आपसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में पूछा गया कि कैथोड किरणों के लिए इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। आपसे इन्होंने कहा कि जो कैथोड किरणें हैं वो कैथोड किरणें, उनका नाम ही इसलिए चला है क्योंकि ये किरणें कैथोड से प्रारंभ होती है और एनोड की ओर गमन करती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि कैथोड किरणें कैथोड से एनोड की तरफ गमन करती हैं। दूसरी बात, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र। अगर आपको पता है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है उसमें 2 प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट होती है और एक क्या है? नेगेटिव प्लेट है। अभी अभी मैंने कहा कि जो कैथोड किरणें हैं वो ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी हुई है, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी हुई है। अगर विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति होती है तब तो कैथोड किरणें सीधी रेखा में क्या करती हैं? गति करती हैं। बिल्कुल सही है सेकंड स्टेटमेंट भी कि विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये किरणें सरल सीधी रेखा में गति करती हैं। और चौथा पॉइंट अभी अभी मैंने बताया था, यह बिल्कुल सही है कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है वो तीसरा पॉइंट सही नहीं है। तीसरा पॉइंट यह कहता है कि कैथोड किरणों के जो लक्षण है वो कैथोड किरणों के जो गुण हैं वो विसर्जन नलिका में
विसर्जन नलिका में जो प्रयुक्त गैस है उसकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं, या जो हमने विसर्जन नलिका में जो इलेक्ट्रोड्स बनाए हैं वो किस धातु के बनाए हैं इस पर निर्भर करता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है। कैथोड किरणों के लिए जो Q/m होता है वो कांस्टेंट होता है, वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपने कैथोड जो आप विसर्जन नलिका है उसके अंदर आप कौन सी गैस भर रहे हैं, क्योंकि आप खुद ही सोचें कैथोड किरणें क्या है। कैथोड किरणें ऋणावेशित कण है, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन है, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी हुई है। अगर हम विसर्जन नलिका के अंदर चाहे हाइड्रोजन गैस भरें और जैसे ही हम धारा उसके अंदर प्रवाहित करेंगे, प्रेशर को कम करेंगे, विभव को उच्च करेंगे, जैसे ही गैस आयनित होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ गति करेंगे और कैथोड से एनोड की तरफ जो किरणें चलती हैं वो किरणें कैथोड किरणें कहलाती हैं। और कैथोड किरणों के लिए जो Q/m होता है, कैथोड किरणों के लिए Q/m जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि Q आपको पता है कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है और कैथोड किरणों के लिए जो आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए जो आवेश है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपको पता चल जाएगा। तो ये तीसरा पॉइंट है वो सही नहीं है। कैथोड किरणों के जो गुण होते हैं वो इस बात पर निर्भर नहीं करते कि विसर्जन नलिका में आपने कौन सी गैस भरी है। डिस्चार्ज ट्यूब या विसर्जन नलिका में आप कोई सी भी गैस भर लें, कैथोड किरणों के लिए Q/m का मान कांस्टेंट आएगा। 1.76 इंटू 10⁸ जो भी है कूलाम बटे kg आएगा, उसका मान कांस्टेंट आएगा। वो इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि आपने विसर्जन नलिका में कौन सी गैस भरी है। नेक्स्ट थर्ड अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया आवेश और द्रव्यमान का अनुपात। आपसे पूछा गया Q/m किसके लिए अधिक होगा। आपसे पूछा गया आवेश और द्रव्यमान का अनुपात किसके लिए अधिक होगा। प्रोटॉन, अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो मोटा मोटा आप सबको पता होगा कि प्रोटॉन पर 1 इकाई धनावेश होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान भी लगभग 1 AMU होता है। तो इसके लिए Q/m निकालोगे तो 1/1 ये 1 आएगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर आपको पता है -1 इकाई ऋणावेश होता है, तो अपन यहां 1 रखेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो नगण्य माना जाता है, 0 माना जाता है। तो ये वैल्यू 0 है और ये वैल्यू 1 है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जो Q/m का मान आएगा वो किसके लिए आएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन का आवेश 0 होता है, द्रव्यमान 1 है, 0/1 करोगे तो ये वैल्यू 0 होगी। अल्फा कण आपको पता होगा, अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो 2 इकाई धनावेश होता है, द्रव्यमान 4 AMU होता है। तो इसके लिए जो Q/m आएगा वो 2/4, इसका मतलब इसके लिए Q/m 1/2 होगा। वापस मैं आपको बता देता हूं, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स पर आधारित प्रश्न है। किसके लिए Q/m मैक्सिमम होगा, आवेश और द्रव्यमान का अनुपात किसके लिए अधिकतम होगा। पहला ऑप्शन प्रोटॉन दिया, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो 1 इकाई धनावेश माना जाता है, द्रव्यमान 1 AMU होता है, 1/1 करोगे तो 1 आएगा। न्यूट्रॉन के ऊपर आपको पता है 0 आवेश होता है और उसका द्रव्यमान 1 इकाई होता है, तो 0/1 करोगे तो आपको पता है वैल्यू 0 आएगी। अब अल्फा कण की बात करें, पता होगा अल्फा कण पर 2 इकाई धनावेश होता है, द्रव्यमान अल्फा कण का 4 AMU होता है, 2/4 करोगे तो इसकी वैल्यू 1/2 आएगी। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आवेश तो 1 इकाई है लेकिन द्रव्यमान 0 है, 1/0 करोगे तो इसका मान इनफाइनाइट आएगा। यही कारण है कि Q/m का मान सबसे ज्यादा यहां किसके लिए आता है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए आता है। अगला क्वेश्चन NCERT का है। वो आपसे कहता है कि आपको उस स्पीसीज के बारे में बताना है जिसमें प्रोटॉन की संख्या 16 है, न्यूट्रॉन की संख्या भी 16 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप समझ लें प्रोटॉन की संख्या को देखें। यहां प्रोटॉन की संख्या 16 है, प्रोटॉन की संख्या 16 होने का मतलब इसका परमाणु क्रमांक 16 है और आपको पता होगा परमाणु क्रमांक 16 किसका होता है, सल्फर का होता है। अब इसने कहा, क्वेश्चन को वापस देखें, यह कह रहा है कि स्पीसीज के बारे में आपको बताना है, वो स्पीसीज कौन सी है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 18 है,
प्रोटॉन की संख्या 16 है, न्यूट्रॉन की संख्या 16 है। ऐसे क्वेश्चन को करते समय आपको पता है जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, कि जो प्रोटॉन की संख्या होती है उतना ही परमाणु क्रमांक है। प्रोटॉन की संख्या 16 है तो इसका मतलब परमाणु क्रमांक 16 वाला सल्फर है। अब आपको पता है जितने प्रोटॉन अगर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते तब तो ये चीज उदासीन होती, लेकिन यहां प्रोटॉन की संख्या कम है और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है, प्रोटॉन की संख्या 16 है, यानी प्रोटॉन 16 प्रोटॉन के कारण 16 धनावेश आएगा और 18 इलेक्ट्रॉन के कारण 18 इकाई ऋणावेश आएगा। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा होती है तो आपको पता है ऋणावेश आता है, और अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होती है तो धनावेश आता है। वापिस देखें इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन एनसीईआरटी का तीसरा एग्जाम्पल है। आपसे पूछे कि वो स्पीसीज आपको बतानी है जिसके अंदर प्रोटॉन की संख्या 16 है। 16 प्रोटॉन आते ही समझ में आ गया सल्फर। फिर देखें क्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन कम है। इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर ज्यादा है तो ऋणावेश ज्यादा होगा। कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। 16 प्रोटॉन 16 इलेक्ट्रॉन को उदासीन कर देंगे, फिर भी 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और उन 2 इलेक्ट्रॉनों के कारण ऋणावेश आएगा। इसका मतलब ये आयन S-2 है, यानी इसका आंसर कौन सा आयन होगा? सल्फाइड आयन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इस साल सेकंड ग्रेड 2018 में आया। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन गलत भी नहीं होने चाहिए। आपको पता है ये 26 Fe56 है, नीचे परमाणु क्रमांक है, ऊपर द्रव्यमान संख्या है। आप सबको पता है कि जो द्रव्यमान संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। अगर मुझे न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो द्रव्यमान संख्या में से क्या घटा देंगे? परमाणु क्रमांक। 56 में से क्या घटा दोगे? 26। तो आपका आंसर ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा? 30। इसीलिए इसका आंसर क्या गया? 30 गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन एक्चुअल में ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के नियम से रिलेटेड है। रदरफोर्ड ने जो नाभिक की त्रिज्या होती है, खुद ही देखिए परमाणु के बीच में नाभिक की त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या में एक संबंध दिया है। वो ये कहता है कि जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो द्रव्यमान संख्या के 1/3 के समानुपाती होती है। यानी रदरफोर्ड ने एक रिलेशन दिया है नाभिक की त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या में, कि जो नाभिक की त्रिज्या है ये Rn का मतलब नाभिक की त्रिज्या, और ये A क्या है? द्रव्यमान संख्या है। कहने का मतलब नाभिक की त्रिज्या द्रव्यमान संख्या के 1/3 के क्या होती है? समानुपाती होती है। वैसे भी आप सोच सकते हैं द्रव्यमान संख्या ज्यादा होगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर ज्यादा होंगे तो नाभिक की साइज भी क्या होगी? बड़ी होगी। यानी नाभिक की संख्या, नाभिक की जो त्रिज्या है वो द्रव्यमान संख्या के 1/3 के क्या होती है? समानुपाती होती है। अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं, इधर भी क्यूब कर दूं और इधर भी क्यूब कर दूं, तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे किसी क्वेश्चन में नाभिक की त्रिज्या दे रखी है और मुझसे कहा जाए कि उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होगी, तो आप नाभिक की त्रिज्या का क्यूब कर दीजिए तो आपके पास द्रव्यमान संख्या आ जाएगी। इसी बेसिस के ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, आरपीएससी ग्रेड 2013 में पूछा गया था। 2 नाभिक है, खुद ही आप सपना सोच सकते हैं, एक ये रहा नाभिक और एक ये रहा नाभिक। इन दोनों की त्रिज्याओं का जो अनुपात है, इसकी त्रिज्या 1 है और इसकी त्रिज्या 2 है, यानी इन दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। तो आपसे पूछा गया कि इनकी द्रव्यमान संख्या का अनुपात क्या होगा। अभी मैंने कहा अगर किसी क्वेश्चन में नाभिक की त्रिज्या दे दी जाए और उसकी द्रव्यमान संख्या पूछी जाए तो आप नाभिक की त्रिज्या का क्यूब कर दीजिए तो आपके पास उसकी द्रव्यमान संख्या आ जाएगी। तो आप 1 का क्यूब करोगे तो 1 आएगा और 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा। इसीलिए जो इसका आंसर फर्स्ट ग्रेड जो आरपीएससी ने दिया, इसका आंसर 1:8। अभी मैंने कहा नाभिक की त्रिज्या का क्यूब कर दो तो आपके सामने उसका द्रव्यमान संख्या आ जाएगी। 1 का क्यूब करोगे तो 1 आ जाएगा और दूसरी की जो त्रिज्या है वो 2 है, तो 2 का क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा। इसीलिए इनकी द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात जो होगा वो कितना होगा? 1:8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका एनसीईआरटी बेसिस है, बोर की संकल्पना पर आधारित है।
बहुत सीधा सा क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा है। हीलियम आयन है, उसकी पहली कक्षा में आपको इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बतानी है, बशर्ते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यहां पर जो हमें दे रखी है वो जूल में बतानी है। अब आप सबने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सबने कि अगर मुझे एनवी कक्षा की ऊर्जा निकालनी है तो फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है तो बताओ उसकी ऊर्जा कितनी है। क्वेश्चन ये है, हीलियम आयन है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और वो पहली कक्षा में घूम रहा है तो बताओ उसकी ऊर्जा कितनी होगी। लेकिन एनसीईआरटी में क्वेश्चन जूल में दे रखा है, सबने बोर्ड मॉडल पढ़ा है। एनवी कक्षा के अंदर जो हमको ऊर्जा निकालनी होती है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन जूल में पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में बदलना होता है तो इसको 1.6 गुना 10⁻⁻19 से गुणा करना पड़ता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में बदलना है तो इसको 1.6 गुना 10⁻⁻19 से गुणा करूंगा। अगर मैं 1.6 गुना 10⁻⁻19 से गुणा करता हूं, यानी 13.6 को 1.6 से 19 से गुणा करता हूं तो ये आता है -21.8 इंटू 10⁻⁻19 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला जूल में होता है। -21.8 इंटू 10⁻⁻19 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला आता है वो मेरे पास किसके अंदर आता है, जूल में आता है। लेकिन यहां भी एनसीईआरटी में थोड़ा सा चक्कर कर रखा है। अब मैं इस 10⁻⁻19 को ऐसे लिख सकता हूं 10⁻18/10। भाई 10⁻19 है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 10⁻19 को आप लिख सकते हो 10⁻18 इंटू 10⁻1। अब मैं 10⁻1 को नीचे ले जाता हूं तो 10⁻18/10 कर सकता हूं, यानी 10⁻19 को मैं लिख सकता हूं 10⁻18/10। यानी इस संख्या में जब आप 10 का भाग लगाएंगे तो ये फॉर्मूला इस तरह से हो जाता है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल में। एनसीईआरटी में यही फॉर्मूला दे रखा है। एनवी कक्षा की अगर आपको ऊर्जा निकालनी है तो -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन क्या करेंगे, एल स्क्वायर। अब फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18। अब आप सबको पता है कि जो हीलियम है उसका परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन हीलियम 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4। कौन सी कक्षा में पूछ रहा है, पहली कक्षा, यानी n का मान 1। अब इस संख्या को 4 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 72। तो इसका मतलब ए माइनस का 8.72 इंटू 10⁻18 जूल इसका आंसर हो जाएगा। वापस समझ लें, मुझसे ये कह रहा है कि हीलियम आयन है, क्योंकि आपको पता होगा बोर मॉडल उन पर ही लगता है जिनमें केवल और केवल कितना इलेक्ट्रॉन मिले, एक इलेक्ट्रॉन मिले। बोर मॉडल ध्यान रखें, बोर मॉडल में एक ही चीज ध्यान रखनी है सबसे इंपॉर्टेंट, बोर मॉडल की कमी क्या है। बोर मॉडल की एक ही कमी है सबसे बड़ी, कि उन पर लगता है जिनमें केवल कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाए, एक। जैसे बोर मॉडल आ जाए तो दिमाग में 2 एक इलेक्ट्रॉन, इसीलिए He+। पहली कक्षा में ऊर्जा निकालनी है, फॉर्मूला -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो साहब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, क्वेश्चन में जूल में बदल रखा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 से गुना किया तो मेरा फॉर्मूला -21.8 इंटू 10⁻⁻19 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एनसीईआरटी में ये भी नहीं दे रखा, 10⁻⁻19 की जगह 10⁻18। इसको कम किया तो इस पावर को इधर ले गए, -2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। आगे आप सबको पता है हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 का स्क्वायर किया 4, एन का मान 1 है ही, क्योंकि पहली कक्षा की बात कर रहा है। सॉल्यूशन करोगे तो आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन वापिस एनसीईआरटी बेसिस क्वेश्चन है। He+ आयन है, उसकी पहली कक्षा की त्रिज्या निकालनी है, जो भी नैनोमीटर में निकालनी है। अब आप सबको पता होगा त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड।
ये फॉर्मूला एंगस्ट्रॉम में होता है। R बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये वाला जो आपका फॉर्मूला है ये एंगस्ट्रॉम में होता है। अपन इसको कर लेते हैं और अच्छा लिख लेते हैं। और अच्छी तरह से लिख लेते हैं। R बराबर 0.529 इंटू 10 की पावर -10 एन स्क्वायर अपॉन जेड मीटर में, क्योंकि आप सबको पता होगा एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। अब क्योंकि मुझे नैनोमीटर में बदलना है तो इसको 10 की घात -9 बटे 10 कर लेते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये पॉइंट इधर चल जाएगा, यानी जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 0.0529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, फॉर्मूला आ जाएगा नैनोमीटर में। अब जो वो आपसे कह रहा है वो आप करते चले। He प्लस आयन है, जेड का मान 2 हो जाएगा। कौन सी कक्षा है? पहली, 1 का स्क्वायर 1, तो इसका मतलब 0.0529 में आप 2 का भाग लगाएंगे तो आपका आंसर फर्स्ट आ जाएगा 0.02645 नैनोमीटर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यूनिट्स का, कि हमें क्वेश्चन एंगस्ट्रॉम में पूछ रहा है, क्वेश्चन मीटर में पूछ रहा है, क्वेश्चन नैनोमीटर में पूछ रहा है। वैसे न्यूमेरिकल की संभावना सेकंड ग्रेड लेवल पर कम होती है। अब तक तो सेकंड ग्रेड में इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आया है, बोर कक्ष की त्रिज्या r और मुख्य क्वांटम संख्या n में क्या संबंध है, तो आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा r समानुपाती किसके है? n स्क्वायर के। यही r और n के अंदर क्या होता है? संबंध होता है। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का, सबने पढ़ा होगा डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ये कहता है कि जिस तरह प्रकाश की द्वैत प्रकृति है, उसी प्रकार जो गतिशील इलेक्ट्रॉन होता है या जो गतिशील सूक्ष्म कण होते हैं, जब वो चलते हैं, यानी गतिशील सूक्ष्म कणों के साथ एक तरंग संबंधित होती है, एक तरंग जुड़ी होती है, जिसको आप द्रव्य तरंगे कहते हैं। और उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो आप सबको पता है द्रव्य तरंग दैर्ध्य कहलाती है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा, लैम्डा बराबर क्या होता है? h/mv। इसी बेसिस पर क्वेश्चन है, लैम्डा बराबर h/mv के ऊपर क्वेश्चन यहां आपको दे रखा है। यहां यूनिट्स का सारा ध्यान रखना है। 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई गेंद है, गति कर रही है वो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। आपको गेंद की क्या निकालनी है? तरंग दैर्ध्य। जब भी तरंग दैर्ध्य पूछे क्वेश्चन में द्रव्यमान और वेग हो तो आप समझ जाए लैम्डा बराबर h/mv लगाना है। अब आपको h का मान पता होगा, h प्लांक नियतांक है, जिसका मान 6.6 इंटू 10 की पावर -34 MKS पद्धति में जूल सेकंड होता है। द्रव्यमान यहां पर आपको दिख रहा होगा कितना दे रखा है? 0.1 दे रखा है। और आपको दिख रहा होगा यहां पर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है, 10 मीटर पर सेकंड। 0.1 को हटाओगे तो यहां 10 चला जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका आंसर 6.6 इंटू 10 की पावर -34 मीटर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, लैम्डा बराबर h/mv 6.6 इंटू 10 की पावर -30 जूल, जो भी है आप देख लें। अगला क्वेश्चन मैंने इसीलिए उठाया है क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल बना रखी है और आजकल उस पर काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। एल के मान और उपकोष S, P, D, F, G और H। पहले S, P, D, F 4 उपकोष होते थे, आजकल एनसीईआरटी में G और H भी लिख रखा है। S उपकोष के लिए आपको पता है L का मान 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, G के लिए 4, H के लिए 5। यही क्वेश्चन पूछा, L बराबर 5, दिग्गंसी क्वांटम संख्या 5 कौन से उपकोष के लिए है? तो आंसर क्या आएगा? H उपकोष के लिए है। H उपकोष के अंदर जो कक्षक हैं उनके लिए तो m का मान होता है, लेकिन यहां इसी तरह का क्वेश्चन था कि क्वांटम संख्या L बराबर जो 5 है वो किसे निर्देशित करती है? तो आप कहोगे L बराबर जो 5 होता है वो H के लिए है। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था
L बराबर 4 किसके लिए है? तो L बराबर G, 4 आपको पता है G के लिए होता है। अगला क्वेश्चन श्रोडिंगर तरंग समीकरण पर है। साई स्क्वायर बोलते हैं प्रायिकता घनत्व को। नाभिक के चारों ओर वो क्षेत्र जहां साई स्क्वायर 0 होता है, नाभिक के चारों ओर वो क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 होती है। आप सबको पता होगा उस चीज को नोड कहते हैं। और नाभिक के चारों ओर वो स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है, साई स्क्वायर का मान जहां मैक्सिमम होता है वो जगह कक्षक या ऑर्बिटल कहलाती है। और जहां साई स्क्वायर का मान मिनिमम होता है उस चीज को आप सबको पता है क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। तो यहां यही क्वेश्चन पूछा गया था कि साई स्क्वायर का मान क्या है। तो साई स्क्वायर 0 जो है, प्रायिकता घनत्व प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 जो है, वो चीज क्या कहलाती है? नोड कहलाती है। अगला जो क्वेश्चन था वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वैसे तो आपको डायरेक्ट मैं बता दूं, 3 दिशा श्रोडिंगर तरंग समीकरण पूछा हुआ है। 3 दिशा x, y और z में गमन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और आपसे पूछ रहा है कौन सा समीकरण सही नहीं है। तो देखने में से ही पता चल जाता है। डेल स्क्वायर साई, यहां डेल स्क्वायर साई प्लस होता है 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, यहां गलत है क्योंकि यहां डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन वी स्क्वायर एच, अभी ये फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा सॉल्व करके। तो डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0, ये वाला फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा। यहां थोड़ा सा करेक्शन कराएंगे अभी। यहां डेल स्क्वायर साई माइनस की जगह यहां क्या आना चाहिए था? प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन वी। अभी बता रहा हूं इस फॉर्मूले को मैं सॉल्व करके कि किस तरीके से ये फॉर्मूला है। देखें एक बार, ये फॉर्मूला कैसे आया एक बार आप देखें इसको। आप सबको श्रोडिंगर तरंग समीकरण आप सबने पढ़ा है। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। सबने इस फॉर्मूले को पढ़ा होगा। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। इसमें इन तीनों में मैंने साई को कांस्टेंट ले लिया। डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इन सब की जगह आपको पता होगा एक गणितीय संकारक लगा देते हैं जिसे लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब आपको पता होगा ये तो है कुल ऊर्जा, और यहां ये जो V है ये है स्थितिज ऊर्जा। कुल ऊर्जा आप सबको पता होगा, कुल ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। और अगर कुल ऊर्जा में से स्थितिज ऊर्जा को घटा दिया जाएगा तो आपको पता है यहां पर आपके पास गतिज ऊर्जा आ जाएगी। वापिस समझ लो ये E क्या है। यहां पर जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है इसमें E कुल ऊर्जा है, और जो V है वो आपकी क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। तो मैं कहूंगा डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इनटू, अब आपको पता है E तो है कुल ऊर्जा और V है स्थितिज ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। और कुल ऊर्जा में से अगर स्थितिज ऊर्जा घटा दी जाए तो आपके पास गतिज ऊर्जा आ जाएगी, और गतिज ऊर्जा आप सबको पता है किसके बराबर होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा।
अब एग्जामिनर ने यही किया, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2h स्क्वायर साई बराबर 0। आ गया समझ में? 2 चौको 8, डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर साई बराबर क्या 0। आ गया समझ में? अब आप घर पे जाके इन चारों इक्वेशंस को देखेंगे तो ये पहली इक्वेशन यही बना रखी है, उसमें डेल स्क्वायर साई बराबर -4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर साई कर रखा है पहले ऑप्शन में, यानी इस वाली चीज को वो कहां ले गया, यहां ले गया। उसमें भी देखें और क्या कर रखा है, क्योंकि लैम्डा बराबर क्या होता है आप सबको पता है, एच अपॉन एम बी। तो लैम्डा स्क्वायर अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो अपन क्या कर सकते हैं, इस एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर। तो हमारे पास फॉर्मूला बना डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई बराबर 0। आ गया होगा समझ में? डेल स्क्वायर साई बराबर -4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई। देखें पहला ऑप्शन यही होगा, सारे ऑप्शन इसी के बेसिस होंगे। देखें अब देखें उस क्वेश्चन को, देखें पहला ऑप्शन डेल स्क्वायर। देखें अब इसकी जगह इसने क्या किया है, देखें इसमें भी एक्चुअल में ये जो पहला ऑप्शन है इसमें लैम्डा की जगह लैम्डा स्क्वायर आएगा पहले ऑप्शन में। देखें देखें पहला ऑप्शन कैसे किया है इसने। अब आपको पता है इस डेल स्क्वायर की जगह हम क्या लगा सकते हैं, अब ये भी बताया था, ये जो डेल स्क्वायर साई है, अब ये भी मैंने कहा था ये जो डेल स्क्वायर साई है ये किसके बराबर होता है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। यही तो होता है डेल स्क्वायर। तो देखो यही किया अपन ने, डेल स्क्वायर साई किसके बराबर है, इसके बराबर। तो देखो पहले ऑप्शन को देखो, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर बराबर -4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई। देखो पहला ऑप्शन यही है। देखो फर्स्ट ग्रेड में थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरह का ही गई। दूसरा, इन सबकी जगह डेल स्क्वायर साई बराबर -4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई, ये भी सही है। चौथे वाले ऑप्शन को देखें, देखिए ये भी आया होगा अपने पास, ही आया ये वाला ऑप्शन है चौथा, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर साई बराबर 0। और तीसरा ऑप्शन गलत क्यों है, क्योंकि यहां माइनस की जगह क्या लगना चाहिए था, प्लस, इसीलिए वाला ऑप्शन क्या है, गलत है, थर्ड। इसीलिए इसका जो आंसर है वो क्या गया, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब ये भी बताया था नील्स बोर कक्ष की त्रिज्या और मुख्य क्वांटम संख्या में क्या संबंध है। अब ये भी बताया था एनवे कक्ष की जो त्रिज्या निकालते हैं, फॉर्मूला 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। आंसर किस में आता है, एंगस्ट्रॉम में। सेकेंड ग्रेड में पूछा गया जो नील्स बोर कक्ष की जो त्रिज्या है, कक्षा की जो त्रिज्या है और मुख्य क्वांटम संख्या एन में क्या संबंध है। दिख रहा होगा आर एन किसके समानुपाती है, एन स्क्वायर के। अगला क्वेश्चन, मैंने पिछली जो कल डीपीपी 1 दिया था उसमें आपसे कहा था कोणीय संवेग 3 तरह का है। अगर वो कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी कक्षा में घूम रहा है तो आप कोणीय संवेग निकालें, तो फॉर्मूला mvr बराबर nh/2π। अगर इलेक्ट्रॉन इस उपकोष के इस कक्षक में है, अगर इलेक्ट्रॉन एस उपकोष के एस कक्षक में है, इलेक्ट्रॉन पी उपकोष के पी कक्षक में है, इलेक्ट्रॉन डी उपकोष के डी कक्षक में है, तो कोणीय संवेग निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √L+1 h/2π, जिसे मैंने कहा था इसे कक्षीय कोणीय संवेग कहते हैं, कक्षीय कोणीय संवेग कहते हैं। वापस समझ लें, कोणीय संवेग निकालने के एटॉमिक स्ट्रक्चर में 3 फॉर्मूले हैं। अगर वो कहता है इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में घूम रहा है तो कोणीय संवेग nh/2π।
लेकिन वो कहता है एस उपकोष के एस कक्षक में है, पी उपकोष के पी कक्षक में है, डी उपकोष के डी कक्षक में है, फॉर्मूला अंडूड एल एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई लगेगा। और एक तीसरा फॉर्मूला और होता है, इलेक्ट्रॉन जब अपनी अक्ष पर घूमता है तो उसके कारण जो चक्रण कोणीय संवेग उत्पन्न होता है वो फॉर्मूला अंडूड एस एस प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई है। यहां आपको दिख रहा है एस उपकोष है, एस उपकोष के लिए एल का मान 0 होता है। एल यहां आपको एस उपकोष, क्योंकि एल का मान उपकोषों के लिए लगता है, जो एस उपकोष है उसके लिए एल का मान आपको पता है 0 होता है। 0 को किसी भी संख्या से गुना करोगे तो आंसर 0 आएगा, इसीलिए इसका आंसर 4th गया। अगला क्वेश्चन वापिस आपसे इस तरह का क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। अगला वाला जो क्वेश्चन है वो डी ब्रोगली की बेसिस पर है। कह रहा है एक तो हीलियम परमाणु है और एक हाइड्रोजन अणु है, दोनों अपने समान वेग से गति कर रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी एक जैसी है और हमसे पूछ रहा है तरंग दैर्ध्य की बात कर रहा है। जब भी लैम्डा का क्वेश्चन आ जाए और वेलोसिटी आ जाए या मास आ जाए तो तुरंत अपने दिमाग में एक ही फॉर्मूला आना चाहिए, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी। एच कांस्टेंट है और क्वेश्चन में वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो हम ये कह सकते हैं लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 बराबर m2 बटे m1। अब आपसे पहले कहा उसने हीलियम परमाणु, यानी ये हीलियम परमाणु की तरंग दैर्ध्य है। अगर आप यहां हीलियम परमाणु की तरंग दैर्ध्य लगाओगे तो यहां हीलियम परमाणु का द्रव्यमान लगाओगे। अब आप सबको पता होगा 2He4 यानी हीलियम परमाणु का द्रव्यमान 4। नीचे हाइड्रोजन अणु की लैम्डा लगाई H2 हाइड्रोजन परमाणु नहीं अणु है, और अणु का वजन आपको पता है 2 बटे 4 का मतलब क्या होगा 1 बटे 2, इसीलिए इसका आंसर क्या जाएगा सेकंड। हीलियम और हाइड्रोजन परमाणु है, अणु है, दोनों समान वेग से गति कर रहे हैं। H भी कांस्टेंट है, V भी कांस्टेंट है, तो लैम्डा m के इनवर्स हुआ, यानी लैम्डा 1 m1 लैम्डा 2 m2। यहां हीलियम तो यहां 4, यहां हाइड्रोजन तो यहां इसका मास 2 बटे 4 1:2। ऐसा क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आ चुका है, इसलिए ध्यान से करें इस क्वेश्चन को। अभी मैं बताऊंगा किस तरह का क्वेश्चन आया सेकंड ग्रेड में। ध्यान रखें, इस वाले क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखें। एनसीईआरटी में एक टेबल बना रखी है विद्युत चुंबकीय तरंगों की, विद्युत चुंबकीय तरंगों की एक टेबल बना रखी है, वो आपको ध्यान रखनी है। उसके अंदर आपको पता है कई सारी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। कास्मिक किरणें हैं, गामा किरणें हैं, एक्स किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, दृश्य किरणें हैं, अवरक्त किरणें हैं, सूक्ष्म तरंगे हैं और रेडियो तरंगे हैं। इन सब में अंतर क्या होता है? इन विद्युत चुंबकीय तरंगों में लैम्डा का अंतर होता है। किसी की लैम्डा कम है, किसी की लैम्डा ज्यादा है। यहां हमको पता होगा, यहां 3 चीजें दी गई, एक्स किरण दी गई, दृश्य प्रकाश दिया गया और सूक्ष्म तरंगे दी गई। अगर वो आपको टेबल याद हो तो जो सबसे कम इनमें तरंग दैर्ध्य है वो है एक्स किरण की, उससे ज्यादा जो तरंग दैर्ध्य है वो है दृश्यक की, विजिबल की, और सबसे ज्यादा इन तीनों में जो सूक्ष्म तरंगे हैं वो है माइक्रोवेव्स की। अगर हम देखें जिसके अंदर माइक्रोवेव सबसे ज्यादा है और एक्सरे सबसे कम है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो सेकंड सही होगा। सबसे कम तरंग दैर्ध्य एक्सरेज की, उससे ज्यादा तरंग दैर्ध्य आपको दिख रहा होगा किसकी है, विजिबल की, और उससे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी है, माइक्रोवेव्स की। इस तरह का क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आने के, फर्स्ट ग्रेड में आने के पूरे चांसेस है। न्यूमेरिकल दे या ना दे, इस तरह का क्वेश्चन जरूर देगा। आपसे पूछ रहा है मिनिमम तरंग दैर्ध्य किसकी है। जब भी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का क्वेश्चन आ जाए दिमाग में आ जाना चाहिए लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी। कुछ नहीं दे तो ये मानना है कि इन चारों की वेलोसिटी भी एक जैसी, उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी जिसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा होगा। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो नगण्य है, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 AMU है, CO2 का अगर आप निकालोगे तो कार्बन का तो 12 और ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, 32 और 12 44। अगर आप SO2 का निकालोगे तो सल्फर का 32 और O2 का 32, 32 और 32 64। यानी सबसे ज्यादा जो द्रव्यमान है वो SO2 अणु का होगा
और द्रव्यमान जिसका ज्यादा होगा उसकी डी ब्रोगली तरंग की तरह कम होगी, इसीलिए जो इसका आंसर गया वो फोर्थ गया। वापस आज का DPP2 यही था। बार बार आप DPPO को सॉल्व करें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी तैयारी होगी। बार बार मेरा स्टूडेंट से यही कहना है, बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि साइंस टोटली प्रैक्टिस मांगती है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई जादू नहीं है कि साहब आप ये सोचें कि सर मैं आपकी क्लास में बैठ गया और मेरा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस आपको करनी है, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपको याद होगा। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि जो NN क्लासेस का ऐप है वो आज से शुरू हो रहा है, और जो बच्चे लाइव क्लास लेना चाहते हैं वो उसमें जुड़े। वही फैकल्टी ऑफलाइन में पढ़ाएगी और वही फैकल्टी ऑनलाइन में पढ़ाएगी, दोनों में एक ही फैकल्टी पढ़ाएंगी। बस ऑफलाइन और ऑनलाइन को थोड़ा सा अलग अलग रखा गया है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में ऑनलाइन क्लास में दिक्कत आती है। अगर मैं ऑफलाइन क्लास और उसी में ऑनलाइन चालू करता हूं तो मैं बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करा पाता, इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस मैंने अलग रखी है। और आज के लिए थैंक यू। और बार बार मैं स्टूडेंट से वापस ये कहूंगा कि जो मैं DPP आपको रेगुलर दे रहा हूं आप उनको सॉल्व करें, और मैं रेगुलर उन पेपर्स को सॉल्यूशन कराऊंगा और आप उनका सॉल्यूशन करें। थैंक यू।